चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है दैट इज फाइनल अकाउंट और 11th क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। और जितना भी अभी तक आपको सिखाया गया ना, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन एंड बहुत सारी चीजें, वो सब इसलिए सिखाया गया ताकि आप इस चैप्टर को सीख पाओ। अगर जिस बच्चे को पिछला जो सिखाया जाता है कि ये बनता कैसे है, हमारे अकाउंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारे अकाउंट्स का, कि हम अपना प्रॉफिट फाइंड कर पाए। तो हमारे अकाउंट्स का अगर प्रोसेस बताऊं ना, तो सबसे स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया जर्नल। जर्नल का यूज हमने किया था लेजर में, और लेजर का यूज हमने किया था ट्रायल बैलेंस में। नाउ अब ट्रायल बैलेंस का यूज करेंगे हम फाइनल अकाउंट में, फाइनल अकाउंट को बनाने में, जो कि अब हम सीखने जा रहे हैं। और चैप्टर का नाम क्या है हमारा? फाइनल अकाउंट। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? फाइनल अकाउंट। हालांकि ये आपके 11th क्लास के अंदर 2 पार्ट में बांट दिया गया है, नहीं 2 पार्ट, पहले होता भी नहीं था। तो आपका चैप्टर जो टीएस ग्रेवाल बुक है उसके अंदर चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 19, तो मैं इस दोनों चैप्टर को अलग अलग मानता ही नहीं, दोनों एक ही चैप्टर में मान के चलता हूं हमेशा। तो अगर मैं 18 चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरे लिए तो फाइनल अकाउंट है, 18 और 19 नहीं है। लेकिन मैं क्वेश्चन दोनों के करा दूंगा सेपरेट सेपरेट, ताकि आपको लगे कि भाई हमने दोनों चैप्टर को कर लिया है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये आने वाले टाइम में, पूरी लाइफ में, जब तक आप कॉमर्स में रहोगे और अकाउंट से आपका कोई भी रिलेशन होगा, आपको फाइनल अकाउंट आना ही आना चाहिए। चाहे आपको स्टडी में ले लो, चाहे आप किसी भी नौकरी में ले लो, आपको फाइनल अकाउंट तो करना ही करना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हमने इतने दिनों से देखो लेजर किया, जर्नल किया, जर्नल के बाद भाई कितना टाइम लगा, लेजर सीखा, लेजर के बाद हमने ट्रायल बैलेंस सीखा। अब वो टाइम आ गया है जब हम फाइनल अकाउंट के बाद कुछ नहीं होता। इसके बाद फिर से हमारा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट फिर से स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो रिवर्स साइकिल में फिर से चलने लगते हैं। अब फाइनल अकाउंट क्या है नहीं है वो देखते हैं। तो सर हमारा चैप्टर का नाम क्या है? मैंने चैप्टर का नाम बोला फाइनल अकाउंट। आपको अगर फाइनल अकाउंट अच्छे से सीखना है ना, तो आपको उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि फाइनल अकाउंट के अंदर हम एक अकाउंट नहीं है, यहां पे हमारे मल्टीपल चीजों को समझना पड़ेगा। अगर आपको फाइनल अकाउंट जानना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा आपको कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट, और जैसे ही आप ट्रेडिंग अकाउंट सीख जाओगे, फिर आपको सीखना पड़ेगा एक, दैट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस सीख जाओगे, फिर आपको फाइनली एक बनाना पड़ेगा, दैट इज बैलेंस शीट। और इन तीनों को जब हम मिला देंगे तो बोला जाएगा आपने बनाया है फाइनल अकाउंट। जब तीनों को जोड़ेंगे ना तो हम उसको एक नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाओगे सर? ट्रेडिंग अकाउंट का बनाने का पर्पस, सबसे पहले ये बनेगा कैसे? इसको बनाने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। इसको बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए सर। एक आपको नॉलेज होना चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंस का, और एक नॉलेज होना चाहिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस का। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का अगर आपको इसकी नॉलेज हो गई कि डायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी डायरेक्ट इनकम का, अगर आपको इसका नॉलेज हो गया, डायरेक्ट इनकम, तो आपको 2 नॉलेजेस चाहिए यहां पे। एक आपको पता क्या होना चाहिए? डायरेक्ट एक्सपेंस, और एक क्या पता होना चाहिए आपको?
डायरेक्ट इनकम। अगर ये दोनों बातें आपको पता चल गई कि डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम क्या है, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बड़े आराम से बना दोगे। यानी अगर आप बोलते हो सर मुझे ट्रेडिंग अकाउंट सिखा दो, तो मैं बोलूंगा क्या आपको डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम किसको बोला जाता है इसकी नॉलेज है? आप बोलते हो सर हाँ ये तो पता है, तो फिर तो आराम से सीख जाओगे। साथ के साथ इसका बनाने का पर्पस क्या है? जब ये करोगे तो इसका बनाने का जो पर्पस है ना, वो पर्पस है यहां से आपको इस अकाउंट से आपको पता चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या फिर लॉस, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में जीएल लिख देता हूं। चलो, यानी इसको जब बनाओगे तो आपको यहां से कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो वो मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सर जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी कुछ खर्चे माइनस होने बाकी हैं। ग्रॉस का मतलब होता है भाई इसमें से सब कुछ माइनस नहीं किया, तो मोटा मोटा जो खर्चा हमने माइनस किया है वो है ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको देख के अंदाजा लगा लेते हैं। इसके बाद आपको P&L अगर सीखना है तो यहां भी दो चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। P&L सीखना है तो आपको इनडायरेक्ट आपको एक्सपेंस पता करना पड़ेगा और इनडायरेक्ट इनकम का नॉलेज होना चाहिए। इनडायरेक्ट इनकम अगर कहते हो सर आपको ये पता है, तो आप बड़े आसानी से सीख सकते हो। और जो ये ध्यान रखना, जो ये ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है ना, इस ग्रॉस प्रॉफिट का इस्तेमाल यहां पे होगा। यानी बिना ट्रेडिंग के आप P&L बना ही नहीं पाओगे। इस ग्रॉस प्रॉफिट का इस्तेमाल कहां हो रहा है? P&L में। जब आपने इस ग्रॉस प्रॉफिट का इस्तेमाल P&L में किया, फिर यहां पे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का नॉलेज लोगे, तो यहां से एक आपका इंफॉर्मेशन निकलेगा जिसको बोलेंगे हम नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। नेट प्रॉफिट या फिर, अब मैं अभी डायरेक्ट एक्सपेंस भी बताऊंगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी बताऊंगा, किस तरीके से होगा सब चीजें। पहले हम मोटा मोटा समझते हैं। यानी सर ट्रेडिंग अकाउंट से रिजल्ट जो भी आएगा, उसका जो भी निकलेगा आंसर, वो कहां पहुंच जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट से आंसर क्या निकलेगा हमारा? या ग्रॉस लॉस, और वो कहां पहुंच जाएगा जाके? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसको शॉर्टकट में P&L बोल देते हैं। अब यहां से हम डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम वगैरह डालेंगे, तो वहां से क्या आंसर आएगा हमारा? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट हमारा, ये वाला जो नेट प्रॉफिट देख रहे हो ना, ये नेट प्रॉफिट पहुंच जाएगा हमारा बैलेंस शीट। नेट प्रॉफिट कहां पहुंच गया? बैलेंस शीट में दो चीजों का नॉलेज होना चाहिए, एक तो आपका लायबिलिटी का और एक एसेट का। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो जब ये लायबिलिटी एसेट्स दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, तब जाके आप कहोगे हाँ भाई साहब हमने तो बना लिया फाइनल अकाउंट। तो जब तक यहां तक नहीं काम करोगे तो फाइनल अकाउंट नहीं होगा। अब मान लो आपका ट्रेडिंग अकाउंट गलत होता है, ठीक है, मान लो ट्रेडिंग अकाउंट गलत होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो आंसर है उसका यूज किया किसमें हमने? तो प्रॉफिट एंड लॉस भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, और फिर बैलेंस शीट भी ऑटोमेटिकली क्या होगा। यानी ये एक चेन से बंधे हुए हैं। अगर आपने किसी भी स्टेप पे गलती किया तो आपका गलत हो जाना है सवाल। यानी आपका ये वाला भी स्टेप ठीक होना चाहिए, ये भी ठीक होना चाहिए, ये भी ठीक होना चाहिए। और जब तीनों अकाउंट हम बना लेंगे तो उसको क्या, कौन सा अकाउंट नाम देंगे? फाइनल अकाउंट नाम देंगे, ठीक है ना। तो अब हमारे पास हमारे पहले वाले जो चैप्टर है, इसके अंदर हमें तीनों के छोटे छोटे से पॉइंट्स बताए गए। तो हमें आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे ट्रेडिंग, फिर कल हम अगली क्लास में सीखेंगे P&L और बैलेंस शीट इकट्ठे ही करेंगे। तो आज सिर्फ क्या सीखने वाले हैं हम? ट्रेडिंग। ऑल्दो आपको समझ में आ जाएगा कि P&L में क्या जाएगा। तो सबसे पहले ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको किस चीज की नॉलेज होनी जरूरी है? डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट। अब डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम क्या होता है उसको समझते हैं। अब देखो, आप जनरली मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूं, तो मेरे पास एक ऐसा जगह है, ध्यान देना, ये मेरा जो है, और आप ध्यान से समझोगे क्योंकि मैं ना आपको डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम की लिस्ट नहीं दे सकता, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है ना, आप उसे याद भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपको याद ही नहीं करना कि कौन से एक्सपेंस डायरेक्ट है, कौन से इनडायरेक्ट है। आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। तो
एक मेरे जो है, मैं बात कर रहा हूं सर, ये मेरा फैक्ट्री है, ये जो है ये फैक्ट्री है, और ये फैक्ट्री है मान लो। अब भाई फैक्ट्री के अंदर जनरली क्या होता है, सामान गुड्स बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं फैक्ट्री के अंदर, ठीक है ना। और जब फैक्ट्री से माल तैयार हो जाता है ना, तो कभी भी आप देखना फैक्ट्री से सामान बिकता ही नहीं है, आपको उसके या तो दुकान पे या शोरूम पे कहीं ना कहीं जाना होगा, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते फैक्ट्री में सामान लेने के लिए। तो फैक्ट्री बहुत दूर के एरिया में होता है, उसके बाद हम कहीं शहर में जहां पे लोगों की नजर जाए और आने जाने की सुविधा अच्छी हो, उसको हम बोलेंगे ऑफिस। मैं ऑफिस का नाम दे रहा हूं, जहां पे हम सामान को क्या करने वाले हैं, बेचने वाले हैं। हमारे पास दो चीजें हैं, फैक्ट्री और ऑफिस। पहले फैक्ट्री के अंदर कैसे काम वगैरह होता है वो समझ लेते हैं। फैक्ट्री के अंदर देखो, जो सबसे पहले बात करूं तो फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर काम करते हैं ना, ये जो वर्कर काम करते हैं फैक्ट्री के अंदर, तो यहां पे ये वर्कर जो होते हैं ज्यादा से ज्यादा वो होते हैं जो कि दिमाग वाला काम कम होता है और मेहनत वाला काम ज्यादा होता है, फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं ये। जैसे सामान को उठाना, रखना, मशीन बटन दबा दिया, मशीन में सामान को डालना, ये काम ज्यादा होता है, टेक्निकल वर्क नहीं होता। यानी ये मजदूर होते हैं यहाँ पे ज्यादा लोग फैक्ट्री में। और ऑफिस में टेक्निकल पर्सन बैठते हैं। ऑफिस में जो बंदा बैठेगा पूरा टाई वाई लगा के अच्छे से कपड़े पहन के जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे होते हैं ना, घर से तो अच्छे कपड़े पहन के निकलेंगे और वहां जाके उनका अलग ड्रेस होता है कोड, फिर वहां पहन के फिर उस ड्रेस में वो काम करते हैं, तो वो फैक्ट्री में है। तो ये मजदूर है, जनरली यहाँ पे जो काम करेंगे वो मजदूर होगा। ऐसा नहीं है कि यहां सभी मजदूर होंगे, यहां पे भी मैनेजर वगैरह होगा। इसके बाद फैक्ट्री में अगर कोई मशीनरी वगैरह है ना, तो इस मशीनरी के अंदर और फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर ऑफिस और फैक्ट्री में कंपैरिजन करें तो फैक्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा और ऑफिस में बहुत कम होगा कंपैरेटिवली फैक्ट्री। तो अब हम बात करते हैं सर फैक्ट्री में जो यूज होता है ना, अब इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है। देखो मैं अगर स्विच की बात करूं तो एक ऐसा जिसमें आप प्रेस वगैरह करते हो, या फिर मान लो आप जहां पे पानी गर्म करते हो, रॉड वगैरह लगाते हो, तो उसका ना स्विच जहां लगता है वो बड़ा होता है, जहां एसी लगता है। और जनरली नॉर्मल चार्जर वगैरह जहां करते होगे उसका जो होता है ना सॉकेट जो होता है वो छोटा होता है। तो जो बड़े वाला होता है ना उसको बोलते हैं पावर, ठीक है, ज्यादा पावर कंज्यूम होता है। तो फैक्ट्री के अंदर हम ये नहीं बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, फैक्ट्री में जब यूज होगा ना तो उसको हम बोलेंगे पावर। फैक्ट्री में जब बिजली का बिल यूज होगा उसको क्या बोलेंगे, पावर, क्योंकि बहुत हैवी यूज होता है। और जो ये मजदूर काम करता है ना, इसको हम क्या देंगे, वेजेस। इसको क्या देंगे हम, जनरली वेजेस, मजदूरी जिसको देते हैं उसको देंगे वेजेस। अब फैक्ट्री के अंदर कई जगह पे, तो जहां पे बिजली है वहां पे चलो पावर यूज हो गया, कोल वगैरह भी यूज करते हैं, बड़े बड़े भट्टी वगैरह होते हैं जहां पे, तो कोयले से भी काम करते हैं। तो यहां पे हो सकता है आपका कोल वगैरह भी यूज हो, ठीक है ना। अब फैक्ट्री में सामान खरीदा जाता है, तो खरीदने के लिए जब ये सामान खरीदेंगे ना, तो ये खरीदने के लिए दो जगह यूज कर सकते हैं। या तो ये खरीदने के लिए इंडिया में से सामान लेंगे, या तो ये इंडिया में से सामान खरीदते होंगे, और कई लोग तो इंडिया के आउट ऑफ इंडिया सामान खरीदते हैं। कई लोग तो आउट ऑफ इंडिया से भी सामान खरीदते हैं, अगर उसे सस्ता पड़ता है तो आउट ऑफ इंडिया से कर लेते हैं। जब आउट ऑफ इंडिया से सामान खरीदते हैं तो वहां पे शब्द यूज किया जाता है इंपोर्ट, वहां पे वर्ड क्या यूज किया होता है, इंपोर्ट। और जब भारत में से सामान खरीदोगे तो वहां पे वर्ड परचेज नॉर्मली क्या होगा। अब जो इंडिया में खरीदोगे तो ये सामान आप तक पहुंचने में ना आपको दो तीन तरीके हैं, बेसिकली तीन तरीके हैं। या तो बाय रोड लेके आओगे आप, या बाय एयर आएगा आपके पास सामान, या बाय शिप आएगा। तीनों में से किसी भी वे में आपके पास आएगा, और जो भी रास्ते से आएगा ये आपको इसका किराया देना पड़ेगा। इसका क्या देना पड़ेगा, किराया, दैट इज कॉल्ड कैरिज, या फिर इसको फ्रेट,
या फिर आप इसको बोल सकते हो कार्टेज। ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको देना पड़ेगा जब भी सामान खरीद के। इधर इधर पहले सीधे बैठो, ऐसे करके बैठो, बैठे आगे आओ, आगे जल्दी जल्दी फटाफट आओ। तो मैं कह रहा था कि कैरेज, फ्रेट और कार्टेज। कैरेज, फ्रेट और कार्टेज क्या है? जब हम इंडिया से सामान खरीदते हैं तो वहां पे कैरेज और फ्रेट और कार्टेज जब सामान खरीदेंगे तो देना पड़ेगा। कई बार ना ये क्योंकि फैक्ट्री के अंदर सामान खरीदने के लिए देते हैं तो इसके आगे हम एक शब्द लगा देते हैं, दैट इज इनवर्ड। इन का मतलब अंदर, मतलब हम सामान को बिजनेस के अंदर ला रहे हैं, इसलिए इसको फैक्ट्री के अंदर इनवर्ड बोला जाता है। समझ में आई बात आपको? फैक्ट्री के अंदर कई बार ऐसा होता है कि हैवी हीटिंग का यूज होता है। हीटिंग मतलब गर्म, बहुत कॉयल वगैरह जलता है, तो यहां पे एक ऐसा खर्चा भी होता है जिसको हम हीटिंग बोलते हैं, या हीटिंग एंड लाइटिंग भी बोल लेते हैं। तो ये भी हमारा फैक्ट्री के अंदर एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि होता है, जैसे कि कोल वगैरह से हीटिंग वगैरह का यूज होता है। जहां पे आयरन वगैरह बनते हैं तो वहां बड़ा हीटिंग होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर इंडिया से बाहर से खरीदूंगा तो जो सामान हमारे पास आएगा उस सामान को लाने के लिए तो कैरिज देना होगा, लेकिन सिर्फ कैरिज से बात नहीं बनेगा। कैरिज के साथ साथ हमें एक सरकार को टैक्स भी देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बाहर से सामान खरीद के बेचोगे तो सरकार को टैक्स देना पड़ता है। तो जब यहां से लाओगे तो यहां से लाने पे आपको सरकार को टैक्स देने पड़ते हैं। उस टैक्स को हम बोलते हैं, या तो बोल देते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, या फिर हम बोल देते हैं उसको कस्टम ड्यूटी। ड्यूटी ना टैक्स के लिए वर्ड यूज होता है। अभी तक तो आपने इनकम टैक्स सुना था, इनकम टैक्स का ही दूसरा रूप ड्यूटी भी बोला जाता है। तो या तो उसको हम बोलेंगे भाई मैंने सामान बाहर से मंगवाया, सरकार को टैक्स देना है, तो कौन सा टैक्स देना है? या तो आप बोल दोगे यार इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, या बोल दोगे आप कस्टम ड्यूटी लगता है। दोनों मतलब एक ही है, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग है, बस वर्ड अलग आ जाता है। इंडिया से बाहर हाँ, तब भी इंडिया से बाहर भेजते हैं तो बेचने के लिए जैसे ही भेजे तो वहां पे एक्सपोर्ट, वहां पे भी कस्टम लगेगा। कस्टम दोनों पे लिया जाता है, खरीदते टाइम पे भी। नहीं तो पता है लोग बाग क्या करते हैं, और बाहर भेजने के टाइम पे पता है कब ड्यूटी लगाते हैं? बाहर इंडिया में खरीदने के लिए क्यों ड्यूटी लगाते हैं? सरकार का मोटिव होता है कि भाई अगर चाइना में सामान ना बड़ा सस्ता मिलता है, सारे सामान बहुत सस्ते मिलते हैं, तो अगर चाइना में सामान सस्ता है तो यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगी। वहां पे क्या करेगा, वहां से सामान लाएंगे, यहाँ पे बस जोड़ा वगैरह और बेच दिया। तो इंडिया में जो फैक्ट्री चल रहा है तो उसका तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगा, हम पूरा डिपेंडेंट किस पे हो जाएंगे? चाइना पे। तो इस वजह से सरकार क्या करती है कि अगर इंडिया में कोई व्यक्ति, मान लेते हैं कि ये कैलकुलेटर है, अगर ये कैलकुलेटर कोई इंडिया में बना रहा है, उसकी कीमत 100 रुपए है और चाइना से मुझे इसमें पड़ जाता है 70 रुपए में, तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर 30 रुपए का टैक्स लगा देते हैं। तो अगर हम बाहर से भी इंपोर्ट करेंगे तो ये भी कितने का हो जाएगा? 100 रुपए, और भारत वाला भी 100 रुपए का है। अब कंपटीशन है किसका गुड्स सुपीरियर है, जिसका अच्छा क्वालिटी होगा उसका बिकेगा। गवर्नमेंट रेट को क्या करती है? बराबर कर देती है। तो बाहर से इंपोर्ट, ऐसे ही जब हम एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो इंडिया के अंदर कई सारी चीजें हम ज्यादा अगर एक्सपोर्ट करते जैसे, तो इंडिया में वो चीजें महंगी हो जाएगी, क्योंकि इंडिया से खत्म हो जाएगा। कई बार होता है दाल हमने एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया तो दाल की कीमत बहुत बढ़ जाता है, या फिर हमने ऑयल एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया तो ऑयल की कीमत क्या हो जाएगी? हमारी बढ़ जाएगी ऐसे सिचुएशन में। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसके ऊपर ड्यूटी लगाती है। तू बाहर भेजेगा, भेज दे, क्योंकि ना हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उनके बीच में एक समझौता हुआ है कि भाई कोई भी भारत के अंदर सामान बेच सकता है और कोई भी भारत से बाहर भी सामान बेच सकता है, कोई मना नहीं करेगा। अगर कोई मना करेगा तो यह माना जाएगा वो रूल को ब्रेक कर रहा है। सरकार की मर्जी है, आप उसको मना नहीं कर सकते, लेकिन उसके ऊपर टैक्स लगा के उसको कंट्रोल कर सकती हो। तो अगर कोई बाहर बेचेगा सामान और इंडिया में उसकी ज्यादा जरूरत है तो हम टैक्स इतने गुना लगा देंगे ना कि वो बाहर वाले खरीदेंगे नहीं, तो ये बाहर बेचना ही बंद कर देगा। तो दोनों पे लगता है हमारा ड्यूटी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब हम अगर भारत में सामान को लेके आते हैं ना तो एक कैरिज तो लगता ही है, और साथ के साथ कैरिज तो हो गया सामान को लाने का, उसके साथ साथ कई बार जो सामान को लाते हैं ना तो ट्रेन के थ्रू आता है तो वहां कोरियर पार्सल चार्ज भी देना पड़ता है हमें।
ठीक है ना, क्योंकि होता देखो दोनों अलग अलग चीज है। अब आपके फैक्ट्री के पास तो कुरियर का एजेंसी नहीं होगा। मान लेते हैं हम हैं अभी दिल्ली के पीतमपुरा शकूरपुर में हमें, ठीक है, और यहां पे जो पार्सल का है मान लेते हैं आजादपुर में, आजादपुर में सामान आता है, सब्जी आती है और आजादपुर से मैं यहां लेके आता हूं। तो आजादपुर से जो मैं यहां लेके आ रहा हूं उसका किराया लगेगा, उसको तो कैरेज बोल दूंगा मैं। लेकिन आजादपुर में भी तो कहीं से सामान मैंने मंगवाया होगा ऑर्डर करके, तो वो जो बाय ट्रेन आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है चाहे हरियाणा से आ रहा है, तो उसका जो किराया होगा उसको बोलते हैं ऑक्ट्री। उसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्ट्री। तो जो ट्रेन वगैरह का किराया होता है ना, ट्रेन वगैरह का जो बाहर से आता है, एक वर्ड होता है ऑक्ट्री। तो ये भी एक तरीके का बिल्टी भी बोल देते हैं, ऑक्ट्री भी बोल देते हैं। आप ध्यान रखना कि मैं क्या क्या चीजें बता रहा हूं, पूरी चीजों को ध्यान रखना। अब सर फैक्ट्री में और क्या हो सकता है? मैंने बताया फैक्ट्री के अंदर आपका जो बिजली होगा यूज, वो कौन सा होगा, उसको क्या बोलेंगे? पावर। जो मजदूर को सैलरी दिया जाएगा वो क्या होगा हमारा? वेजेस होगा। और अगर कोई चीज हम सामान ला रहे हैं उसके किराए को कैरेज, फ्रेट, कार्टेज बोलेंगे, क्योंकि आ रहा है तो उसके आगे हम इनवर्ड भी लगा देंगे। ऐसे लाइटिंग एंड हीटिंग हो सकता है, हीटिंग वर्ड से मतलब फैक्ट्री में बड़ा हो रहा है। ऐसे इंपोर्ट ड्यूटी हो सकता है या कस्टम ड्यूटी हो सकता है। ऐसे ही भारत के अंदर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो बहुत सारा, अगर आप 2 करोड़ से ज्यादा का माल साल में बनाते हो, हर बार ये ना बदल जाता है, रूल जो बदल जाता है। पहले था 50 लाख, फिर 1 करोड़ करा, फिर 2 करोड़ करा, तो आपके ऊपर एक और टैक्स लगेगा जिसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। जीएसटी से अलग है ये, मतलब कि अब तो जीएसटी में खैर कर दिया, कस्टम अलग रहा है, तो एक और टैक्स देना पड़ता है, दैट इज एक्साइज ड्यूटी। तो सामान बाहर से खरीदोगे तो इंपोर्ट ड्यूटी, और अपने पास जब बनाओगे और एक थ्रेशोल्ड लिमिट, एक लिमिट से जब ज्यादा बना दोगे तो उस टाइम पे जो देना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? एक्साइज ड्यूटी। अब अगर हमारा माल बनके यहां तैयार हो गया तो इस माल को हम कहां भेज देंगे भाई? इस माल को हम भेज देंगे अपने कहां पे? अपने ऑफिस में इस माल को भेज देंगे। जब ये माल बन के रेडी हो गया, इस सामान को ट्रक में, रिक्शे में, जिसमें भी भेज सकते हैं वो भेज देंगे। तो अब जब हम यहां पे सामान भेजेंगे तो यहां से भी जो सामान जाएगा इसको भी कैरेज देना पड़ेगा, इसको भी कार्टेज देना पड़ेगा, इसको भी फ्रेट देना पड़ेगा। तो ये फ्रेट और इस फ्रेट में डिफरेंस है दोनों में। ये वाला फ्रेट तो सामान आ रहा था उसका है, और ये वाला फ्रेट सामान, तो इसके आगे वर्ड लगा देते हैं कई बार आउटवर्ड, ठीक है। अब जो हमारा ऑफिस है यहां पे भी बहुत सारे सेल्समैन, अकाउंटेंट बड़े सारे होंगे, तो इनको जो तनख्वाह दिया जाएगा दैट इज कॉल्ड सैलरी। इसको क्या बोलेंगे हम? यहां पे भी लाइटें वगैरह यूज होगा, यहां पे जैसे कि कोई भी लाइटें वगैरह है तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिसिटी बिल। ऑफिस ज्यादातर कई बार रेंट पे होता है तो इसका रेंट भी देना पड़ सकता है। फैक्ट्री रेंट पे नहीं लेते हम, जनरली फैक्ट्री नहीं लेते, गोडाउन रेंट पे लेते हैं। तो गोडाउन पता है कहां होता है? हो सकता है ऑफिस में हो, लेकिन ज्यादातर फैक्ट्री के आसपास ही गोडाउन होता है। तो अगर मैं गोडाउन रेंट बोलूं, गोडाउन रेंट की बात करूं, तो वो भी फैक्ट्री के अंदर ही हो रहा है। ऐसे मैं बात करूं, अब मैंने लोन, इंटरेस्ट वगैरह जो भी चीजें चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रही है, मैंने मान लो लोन लिया, उसका ब्याज, तो वो सब काम यहीं पे होगा, इंटरेस्ट भी यहीं से काम ऑपरेट होगा। अगर मेरा कोई सामान बेचा और वो बेड डेट्स हो गया, वो भी कहां पे होगा? यहीं से होगा। फैक्ट्री से डायरेक्ट बेड डेट्स नहीं होगा, ऑफिस में जाएगा, ऑफिस वाले बेचेंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा? बेड डेट्स हो जाएगा। और भी मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सीधा सीधा कहां से होने वाला है भाई? ऑफिस से होने वाला है। अब पानी का बिल है, हालांकि यहां पानी का बिल होता ही नहीं, क्योंकि आप जाओगे ना नेताजी सुभाष पैलेस में तो पानी का बिल नहीं आता वहां, क्योंकि उनका समरसीवर होता है। एमसीडी वाले उनको पानी नहीं देते, इंडस्ट्रियल एरिया को वो मना करते हैं, बोलते हैं भाई हम तुम्हें नहीं देंगे। तो फैक्ट्री के अंदर पानी का बिल तो आता ही नहीं है भाई। तो वाटर बिल कहां पे होता है? जनरली ऑफिस में हो जाता है। जैसे मेरा ये ऑफिस है, तो यहाँ पानी का बिल आता है, मैंने इस तरीके से बना रखा है, तो यहाँ पे किसका होगा? ऑफिस का होगा। फैक्ट्री में जनरली नहीं देते, वहां पे बोरिंग वगैरह होता है, वो चीजें यूज करते हैं वो। इसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कस्टमर को डिस्काउंट देना है, तो वो मैं ऑफिस से दूंगा क्या फैक्ट्री से? ऑफिस से दूंगा मैं डिस्काउंट। इसके बाद मैं करूं प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा, तो छोटे मोटे कागज, प्रिंट आउट निकालना, बिल निकालना, वो भी ज्यादा से ज्यादा कहां पे काम होता है? ऑफिस पे होता है, ठीक है ना। अगर मैं पैकिंग की बात करूं, पैकिंग,
तो दो पैकिंग है, एक मैं यहां से कस्टमर को बेचूंगा वो भी पैकिंग है, और एक जो यहां से बड़े बड़े बॉक्स में पैक होके यहां पे जाएगा वो भी पैकिंग है। तो सिर्फ पैकिंग अगर बोलूं तो समझना ज्यादा से ज्यादा यहां तक का होता है, तो वो फैक्ट्री के अंदर होने वाले खर्चे हैं। तो अभी आपको मोटा मोटा मैंने दो चीजें बताई कि दो जगह पे खर्चे हो रहे हैं, ध्यान दो, एक कहां पे हो रहा है हमारा और एक कहां हो रहा है, ऑफिस में खर्च हो रहा है। तो जितने भी फैक्ट्री में होने वाले खर्चे हैं, जितने भी फैक्ट्री में होने वाले खर्चे हैं, वो सभी खर्चे जानते हो कौन से हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। वो कौन सा एक्सपेंस है? और जितने ऑफिस में होने वाले खर्चे हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनकम की तो बात बहुत कम ही होता है, वो तो मैं वैसे बता दूंगा, पहले खर्चे देख लो। तो अब अगर मैं आपसे कोई भी खर्चा बोलूंगा तो आपको पता चलना चाहिए कि भैया अगर फैक्ट्री में लग रहा है हो रहा है तो आप झट से बोलोगे सर ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, और लग रहा है कि ऑफिस में हो रहा है तो आप फटाफट बोलोगे कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। समझ में आ रही है बात आपको? जैसे मैंने बोला, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड मैंने बोला, एक वर्ड, एक पहले एग्जाम्पल से पहले एक वर्ड लिख देता हूं। एक वर्ड होता है कई बार वेजेस एंड उसके बाद सैलरी वर्ड होता है, और कई बार होता है सैलरी एंड वेजेस। तो जो पहले वर्ड है हम उसकी वैल्यू करते हैं। तो अगर मैंने बोला वेजेस एंड सैलरी तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा, और अगर मैं बोलूं सैलरी एंड वेजेस इनडायरेक्ट माना जाएगा। समझ में आई बात आपको? एक खर्चा ऐसा है जो कि फैक्ट्री के एसेट्स पे लगता है लेकिन लगाया ऑफिस के अंदर बैठ के जाता है, जो कि है डेप्रीशिएशन। वो भी यहीं पे काउंट करना हमेशा, भले ही फैक्ट्री के मशीन पे लग रहा है लेकिन लगाया जा रहा है ऑफिस में बैठ के, तो उसको कहां का मानोगे, ऑफिस के खर्चे के अंदर ही, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही उसको मानोगे डेप्रीशिएशन का। अब मान लो मैं आपसे पूछता हूं, फ्री सैंपल दिया, मेरे लिए खर्चा है, फ्री सैंपल दिया, तो बताओ वो ऑफिस के अंदर खर्चा है या फैक्ट्री का खर्चा है? तो उसे डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। तो जो मैंने ये एग्जांपल अगर मेरे ध्यान से सुन लेते हो ना, तो यकीन करना आपको डिफरेंशिएट खुद ब खुद करने लग जाओगे कौन से खर्चे हमारे डायरेक्ट होते हैं और कौन से खर्चे। अगर मैं बोलता हूं कैरिज इनवर्ड और आउटवर्ड, तो भैया बाहर भेजने का, तो उससे इनडायरेक्ट मानेंगे। कैरिज इनवर्ड यहां क्या है, कैरिज आउटवर्ड यहां का है। अगर मैंने बोला कि मैंने ऑफिस में पेंट वगैरह करवाया, मैंने रिपेयर वगैरह करवाया, तो कौन सा खर्चा मानेंगे, इनडायरेक्ट। मैंने कहा कि फैक्ट्री के अंदर रिपेयर पेंट करवाया है, तो कौन सा खर्चा होगा। अब मैनेजर का सैलरी दे रहा हूं मैं, तो इनडायरेक्ट। लेकिन मैंने कहा फैक्ट्री वाले मैनेजर की सैलरी दे रहा हूं, अब डायरेक्ट। समझो? बैड डेट्स कहां से होगा, सोचो, बैड डेट्स कब हो जाए, सामान बेचते हैं, सामान कहां से बेचा होगा, तो कौन सा खर्चा होगा, इनडायरेक्ट होगा। सिंपल सा लॉजिक है इसका, ठीक है ना। फैक्ट्री से सामान बिकता ही नहीं है, कोई बोलता है सर हमारे वहां तो बिक रहा है, तो एक आध फैक्ट्री वैसा होगा जो नाम बोल के बेच रहे हैं, तो एक दो को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम पूरे को हम सोच के चलते हैं हमेशा जब भी अकाउंटिंग करते हैं। तो हमने समझा यहाँ पे सर क्या है, हमारे दो खर्चे हो गए, एक डायरेक्ट हो गया, और डायरेक्ट खर्चे की मदद से हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, और इनडायरेक्ट खर्चे की मदद से हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड, आज सीखेंगे हम क्या बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, यहां तक क्लियर है आपको पॉइंट। तो पहले हम अगर बात करें ट्रेडिंग अकाउंट की, ट्रेडिंग अकाउंट, तो अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट की बात करूं तो ट्रेडिंग अकाउंट दो तरीके से बनाए जाते हैं वैसे, हालांकि आपको एक ही सीखना है, मेनली इसी पे फोकस रखना है। इस चैप्टर में दो क्वेश्चन बनते हैं, एक नॉर्मल एक फॉर्मूला बेस्ड। आज तो नॉर्मल करेंगे, फॉर्मूला बेस्ड बाद में देखेंगे। मैं सिर्फ आज पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा सा फॉर्मेट बता दूं और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। आ जाइए, सबसे पहले यहां लिखेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट, और नीचे लिखते हैं हम फॉर द ईयर एंडिंग, और यहां जो भी डेट होगा 31 मार्च या 31 दिसंबर 2025, 26 जो भी होगा क्वेश्चन के हिसाब से लिखोगे। फॉर्मेट पूरा होना चाहिए तब नंबर मिलेंगे आपको एग्जाम में, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। हाँ, जो ट्रेडिंग अकाउंट होगा, यहां पर्टिकुलर, यहां अमाउंट, यहां पर्टिकुलर, यहां अमाउंट।
इस साइड में सारे के सारे खर्चे होते हैं। आपने सुना होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, दैट्स वाई डेबिट में सारे क्या होंगे। अब खर्चे को लिखने से पहले सबसे पहले तो यहां पे एक हम वर्ड लिखेंगे, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद हम लिखेंगे परचेज, भी खर्चा है हमारे लिए। परचेज दो तरीके के होते हैं, एसेट्स भी परचेज होता है और गुड्स भी परचेज होता है। तो यहां पे जो मैं परचेज लिख रहा हूं वो गुड्स है, एसेट्स परचेज तो बैलेंस शीट में चला जाएगा, एसेट्स होता है क्योंकि वो। और यहीं से हम लेस कर देते हैं, उसका नाम होता है परचेज रिटर्न, या फिर इसको हम कह सकते हैं रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, ये यहां पे लिखेंगे और यहीं पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और फाइनल अमाउंट इधर आ जाएगा। इसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा, वेजेस अगर है तो, खर्चे तो लिख रहे हैं। अच्छा, सैलरी भी आएगा यहां पे? नहीं, यहां सैलरी नहीं आएगा। क्वेश्चन में अगर दे भी दे सैलरी तो बोलो भाई ये तो इनडायरेक्ट है तो लिखेंगे नहीं, तो उसका क्या करना है, कुछ नहीं करना, छोड़ देंगे हम। इसके बाद क्या हो गया, हीटिंग एंड लाइटिंग। हीटिंग एंड लाइटिंग। उसके बाद क्या हो गया, कस्टम ड्यूटी। उसके बाद क्या हो गया, ऑक्ट्री। तो ये सारे खर्चे आ गए यहां पे। जीएसटी वगैरह नहीं आता, ध्यान रखना, इसमें बैलेंस शीट में सीखेंगे जीएसटी तो। अब बाय साइड में इनकम सिर्फ होगा मात्र एक, दैट इज सेल्स। अभी बताया ना, जो सामान लाने का जो किराया होता है, रेल से मैंने बताया था, ठीक है ना, तो वो ऑक्ट्री कहते हैं उसको। बाय साइड में सेल्स होगा, अगर कोई सेल्स रिटर्न है तो लेस कर देंगे, सेल्स रिटर्न। इसको और दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड। और एक बाय साइड में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अब जब हम टोटल करेंगे ना, तो टोटल करते टाइम पे मे भी पॉसिबिलिटी है कि इधर का टोटल ज्यादा, इधर आंसर आ जाएगा। तो जब इधर आंसर आएगा तो इसलिए हम वर्ड यूज करेंगे, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। इसको ट्रांसफर करेंगे, टीएफ मैं लिख देता हूं, शॉर्ट फॉर्म जगह नहीं होता, आप एग्जाम में ट्रांसफर लिखोगे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर इस साइड निकलता है तो पता है क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस लॉस, जीएल लिख रहा हूं, ट्रांसफर टू प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट एंड लॉस सीख नहीं रहे तो कैसे किधर जाएगा वो जब बताऊंगा तो मैं इस अकाउंट को भी मर्ज करके बताऊंगा। अब यहां पे कुछ चीजें आपको समझना होगा, दो तीन पॉइंट आपको ध्यान देना पड़ेगा। दो तीन पॉइंट में क्या ध्यान देना पड़ेगा भाई, यहां पे जो है ना, एक तो क्लोजिंग स्टॉक को कई बार लिखा भी जाता है और कई बार नहीं भी लिखा जाता। क्लोजिंग स्टॉक कई बार लिखते भी और कई बार नहीं भी लिखते हैं, तो आप समझो कब लिखेंगे कब नहीं लिखेंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल नंबर, बहुत ध्यान देना, बार बार पूछोगे और ये कई बार क्वेश्चन में आता ही आता है। ये आपका जो बना रहा हूं मैं, इसको बताओ। अच्छा एक बात बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट किसकी मदद से बनाएंगे हम? ट्रेडिंग अकाउंट हम किसकी मदद से बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट किसकी मदद से बनाओगे? फाइनल अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट को मैं फाइनल अकाउंट का पार्ट बोल सकता हूं। किसकी मदद से बनाओगे? ट्रायल बैलेंस की मदद से। मैंने कहा लेजर किसकी मदद से बनाओगे? तो जर्नल की। ऐसे फाइनल अकाउंट जो बनेगा वो किसकी मदद से बनेगा? ट्रायल बैलेंस से। तो कई बार ऐसा होता है ना, आपको मैंने ये सामने दिया ट्रायल बैलेंस, ठीक है, एग्जाम्पल 1 ट्रायल बैलेंस दिया और मैंने इसमें लिखा क्लोजिंग स्टॉक और डेबिट साइड में लिख दिया 10,000 रुपए। तो अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है आपको, यानी क्वेश्चंस के अंदर ही जो इंफॉर्मेशन है उसी के अंदर दे रखा है, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक नॉट शो इन ट्रेडिंग अकाउंट, तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे ही नहीं। समझना, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में तो कब दिखाना है हमें? जब आपको केस नंबर 2 देखो, जब आपको क्लोजिंग स्टॉक कुछ ऐसे दे, एग्जाम्पल नंबर 2 आपको यहां नहीं दे रहा क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे बाकी चीजें आपको मैं मेंशन कर देता हूं, जैसे लाइक कैपिटल दे रखा है 1 लाख रुपए, फिक्स एसेट्स दे रखा है 2 लाख,
और इस टोटल के बाद मान लो 2 लाख, 1 लाख, ये भी 1 लाख कर देते हैं, 1 लाख 1 लाख, इस टोटल के बाद लास्ट में लिखता है क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपए। अब ये वाला जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है, उस क्लोजिंग स्टॉक को हम दिखाएंगे। तो ये वाला जो क्लोजिंग स्टॉक होगा ना, ये शो होगा इन ट्रेडिंग। अब कहां जाता है ये तो मैंने बता ही दिया कि ट्रेडिंग में कहां जाएगा आपका। बात समझ में आए? तो 2 तरीके के क्लोजिंग स्टॉक देखने को मिल सकता है। एक हो सकता है कहां पे हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो उसको दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, कहां, ट्रेडिंग में। और एक कहां हो सकता है, ट्रायल बैलेंस के, उसको दिखा देंगे। क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस के बाहर चीजें होती है ना, इसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट, जो कि अगला चैप्टर बना रखा है आपका फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। इसको एडजस्टमेंट की 2 एंट्री करते हैं। पहले तो ये बात समझ में आए। अब एग्जामिनर ऐसे नहीं रुकेगा, और चालाक होता है, क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यू देगा। इफ क्लोजिंग स्टॉक मार्केट वैल्यू एंड कॉस्ट प्राइस बोथ आर गिवन। अगर मान लो आपको क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यू दी जाती है, आपको याद आ रहा होगा 2 वैल्यू पहले भी हमने देखा था, मतलब ड्राइंग करा तो मार्केट प्राइस दे दिया, ये दिया, तो ऐसे ही इसकी 2 वैल्यू दी जाएगी। तो हम कौन सा रिकॉर्ड करेंगे, देन वी विल बी टेकन, कौन सा लेंगे, विच एवर इज लोअर। एमसीयू में क्वेश्चन आ गया आपका एक, कि क्लोजिंग स्टॉक को कैसे दिखाओगे, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, तो विच एवर इज लोअर। एग्जाम्पल सर, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तो समझ थोड़ी आएगा। मान लो मार्केट वैल्यू है 100 रुपए और कॉस्ट है 120 रुपए, अब कितना दिखाओगे, आंसर इज 100 रुपए। मान लो मार्केट वैल्यू है हमारा 100 रुपए और कॉस्ट है 80 रुपए, तो क्या दिखाओगे, आंसर हमारा 80 रुपए। आंसर क्या है हमारा, मैंने क्या सेंटेंस बोला, विच एवर इज, इसका हिंदी मतलब होता है जो दोनों में से कम होगा ना, उसी वैल्यू को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले वाले में देखो 100 120 है, तो कम तो 100 है, तो इसलिए मैंने 100 बताया। दूसरे वाले में 100 और 80 है, मैटर नहीं करता क्या है, दोनों वैल्यू दिया तो दोनों में से जो कम होगा, तो 80 हमने इसका आंसर लिखा। समझ में आई बात आपको? ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो कि AS2 है वो कहता है, और ये करने का पर्पस भी है, क्योंकि इस पर बड़ी लंबी क्लास चल सकती है। इसके ऊपर पर्पस क्या होता है कि हम अगर अपने बैलेंस शीट में, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट का भी पार्ट है, तो अगर हम अपने बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा के दिखाएंगे तो इन्वेस्टर सोचेगा कि हमारे पास, इसके पास स्टॉक है, मान लो 1 करोड़ रुपए का मेरे पास स्टॉक है और वो एक्सपायर होने वाला है, उसकी वैल्यू कम हो चुकी है और मैं 1 करोड़ ही दिखा रहा हूं बैलेंस शीट में, तो लोग तो सोचेगा यार इस कंपनी में स्टॉक तो खूब सारा है, वो इन्वेस्टमेंट करेगा, वो धोखे में आ जाएगा। तो दैट्स वाई AS2 बोलता है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक को आप दोनों में से लोअर वैल्यू, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो कि बहुत ज्यादा क्या होता है, फ्लैक्चुएट होता है, बहुत जल्दी जल्दी क्या होता है। अब जो सुनार है, गोल्ड स्मिथ है, उसने खरीदा 100 रुपए में, अगले दिन ही मान लो 1 महीने बाद ही 125 रुपए का गोल्ड हो गया उसका, तो वो 100 रुपए में दिखाएगा, 125 नहीं। अगर उसने 125 दिखा दिया, पता नहीं 2 दिन बाद 80 हो जाए, दोनों पॉसिबिलिटी होता है। तो इसलिए कौन सा दिखाते हैं, विच एवर इज। और ये कौन कहता है ऐसे करने को, ये कहता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है इस बात को करने को। समझ में आई बात आपको? तो ये हमारा क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आ रही बात आपको? ये क्या है हमारा। अब मैंने इसमें ये भी समझाया क्लोजिंग स्टॉक कब लेना है, कब नहीं लेना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं प्रैक्टिकली। ये 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे हमारे, एक तो ये अकाउंट वाला और एक कौन सा करेंगे, फॉर्मूला बेस्ड, जिसके अंदर कुछ फॉर्मूले बनाएंगे और उसके हिसाब से करेंगे, वो भी बड़ा आसान है। तो आइए, एक क्वेश्चन आपके बुक का इलिस्ट्रेशन नंबर 3 है, इस इलिस्ट्रेशन नंबर 3 को करते हैं, आपके सामने है। बहुत आसान चैप्टर है ये। इस चैप्टर में ना आपको पता है गलत आपका आंसर कब आएगा, जब आपको माइनस प्लस नहीं आता होगा। अगर माइनस प्लस कहते हो हमें अच्छे से आता है, तो इस चैप्टर का मतलब ही नहीं है कि आप ना सीखो। ट्रेडिंग अकाउंट
और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे माइनस प्लस ये तो आता ही है, वही मैं पूरे चैप्टर में मैं दिखा दूंगा कि आपको माइनस प्लस भी नहीं आता ठीक से। आइए हम एक एक करके इंफॉर्मेशन, सबसे पहले दे रखा है स्टॉक और डेट। अब ध्यान दीजिए स्टॉक के ऊपर जो डेट गिवन है तो यू नो वेरी वेल, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक होता है जो साल के शुरू में होता है, क्लोजिंग स्टॉक जो साल के एंड में होता है। तो ओपनिंग स्टॉक को यहां लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। कितने का दे रखा है? 1 लाख। इसके बाद गिवन है में वेजेस, तो वेजेस आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो मैं सबसे पहले ना यहाँ पे टॉप पे टू परचेज लिख के छोड़ दूंगा, क्योंकि बिना परचेज के होता नहीं है, और थोड़ा गैप देके क्योंकि यहां लेस भी करना पड़ता है, मैं वेजेस लिखूंगा। वेजेस 50,000। सेल्स इनकम है बाई साइड में, और सेल्स को भी हमेशा अंदर रखना। रीजन क्योंकि इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस बनता है कि सेल्स रिटर्न होगा, तो हम पहले अंदर माइनस करके फिर बाहर लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर बाद में बाहर लिख देंगे। ये हम एक अपना रूल बना के चलेंगे। रिटर्न आउटवर्ड है, कौन सा रिटर्न है? ये परचेज रिटर्न है, तो लो भाई आ ही गया। तो आपका परचेज नहीं पता, जब आएगा तो मैं परचेज रिटर्न तो लिख ही दूं, दैट इज आपका 80,000। इसके बाद परचेज भी आ गया, कितने का है? समझ में आ रहा है मैं कैसे लिख रहा हूं? यहां पे आ रहा है? क्लियर समझ में आ रहा है क्या चीजें कहां जा रहा है? इसके बाद कैरिज इनवर्ड देता है, तो कैरिज इनवर्ड यहीं आएगा, टू कैरिज। अगर आउटवर्ड होता तो यहां पे नहीं आता। कैरिज इनवर्ड कितना है? 15। और क्या दे रखा है? रिटर्न, तो लेस कर देते हैं सेल्स रिटर्न, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, दैट इज 50,000। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है ना, इतना सारा ये बना के दे रखा है। इसके नीचे दे रहा है आपका क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 20,000 एज पर क्लोजिंग एंट्री, बाद में दे रहा है, इसके अंदर नहीं है, ये बाद में है। तो अब ये क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ये क्लोजिंग स्टॉक आएगा। अब सिंपली हम यहां पे इसमें से माइनस करेंगे 15 लाख, इसमें से माइनस करेंगे 9.2 लाख। अब टोटल करके या ग्रॉस प्रॉफिट निकले या ग्रॉस ले। यहां पे ऑल्सो पास जर्नल एंट्री भी बोला है, हम जर्नल एंट्री पे अभी फोकस नहीं करेंगे। कोई बच्चा अगर देख रहा हो कि सर यहां जर्नल एंट्री बोला है, तो हम जस्ट अभी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे। क्लोजिंग एंट्री बोला है तो अभी क्लोजिंग एंट्री पे फोकस नहीं है हमारा। 15 लाख प्लस 80,000, तो इधर का ज्यादा लग रहा है मुझे। कौन सा 2 लाख है? 2 लाख है, अच्छा मैंने 80 ले लिया। 2 लाख तो 17 लाख और 17 लाख माइनस 1 लाख माइनस 9,20,000 माइनस 50,000 माइनस 15,000, तो ये आ गया 6,15,000। आंसर आपके बुक में होगा टू ग्रॉस क्या है बताओ? प्रॉफिट। ठीक है, 6 लाख ये बन गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। इतना ही सीखना है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। फॉर्मूले वाला मैं जब बताऊंगा तो बताऊंगा, अभी सिंपल सीधा रास्ते से चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला।